हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। मेथड्स ऑफ टीचिंग की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट हम ले रहे हैं अभी, उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग में ही अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जिसमें हमने पहले देखा था टीचर सेंटर्ड। अभी जो देख रहे हैं हम वो मिक्स है, मतलब लर्नर एंड टीचर दोनों का रोल यहाँ पे होता है। तो देखते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के कौन से मेथड्स दिए गए हैं। ओके, सो सबसे पहला तो है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि टीचर जो है वो लीड करेगा और स्टूडेंट भी क्या कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, डिस्कशन कर पाएंगे। सो सबसे पहला तो है क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, कि जिसके थ्रू अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग व्यूज़, अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो क्लासरूम डिस्कशन इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेक्शन। पहले तो टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, इस टाइप से। ठीक है, टुडे बैंकिंग कंडीशन इन आवर कंट्री, टुडेज बैंकिंग कंडीशन इन आवर कंट्री, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स। उसके बाद उस पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, कोई एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे सकता है इसमें। उसके बाद गाइडेंस किया जाएगा टीचर के थ्रू कि आपको इस प्रेजेंटेशन में या इस टॉपिक में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, इस तरह से। एंड डायरेक्शन फॉर द टॉपिक, डायरेक्शन कौन देगा यहाँ पे, टीचर देगा। नोटिंग डाउन मेन पॉइंट्स, कि उस प्रेजेंटेशन से या उस डिस्कशन से सारे स्टूडेंट्स को उस पॉइंट से या उस डिस्कशन से सारे स्टूडेंट्स को क्या क्या समझ में आया है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे जो है वो पॉइंट्स नोट डाउन किए जाएंगे। एंड समअप यानी उसकी समरी जो है, तो वो सारे स्टूडेंट्स में डिस्कस की जाएगी कि आखिर में हम सबको क्या समझ में आया या इससे क्या कंक्लूजन निकला। तो दैट इज़ समिंग अप। नेक्स्ट, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन? फॉर्मल मतलब कि फॉर्मली किसी भी ग्रुप को एक करके पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना। बाय स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि स्मॉल ग्रुप ही लिया जा सकता है, दोनों तरह के ग्रुप्स होते हैं। जिसमें फॉर्मल यानी क्या कि सिस्टमेटिक वे से वो डिस्कशन चलता है। इसमें कोई भी बीच में ही कुछ नहीं बोलता है, सिस्टमेटिक वे से एक की बारी हो जाने के बाद दूसरा बोलेगा। सो दैट इज़ द फॉर्मल वे ऑफ डिस्कशन। इनिशिएशन, यहाँ पे कोई तो एक, जैसे हम देखते हैं कि पीजी या फिर जो एमबीए के स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन दिया जाता है, या फिर इंटरव्यू को हम जब जाते हैं तब ग्रुप डिस्कशन होता है, तब वहाँ पे शुरुआत, मतलब इनिशिएट कौन करेगा टॉपिक को, ये इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इनिशिएशन करने के बाद सारे जो अलग अलग मेंबर्स हैं, तो इनिशिएट किया गया टॉपिक एक दूसरे जो भी अलग दूसरे जो मेंबर्स हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करके अच्छे से उसको फ्लो में ले जा रहे हैं क्या, ये देखा जाता है। कंट्रोलिंग होना चाहिए द ग्रुप डिस्कशन, मतलब कंट्रोलिंग अगर ना हो तो जो टॉपिक है तो उसके अलावा किसी और ही डायरेक्शन में वो डिस्कशन जा सकता है। सो फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ग्रुप डिस्कशन को। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 to 5, 3 या 3 से 5 लोगों में ये डिस्कशन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंपोजियम एंड सेमिनार्स। ठीक है, जिसके थ्रू अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा की जाती है और जिसके थ्रू अलग अलग जो मेंबर्स उस डिस्कशन में इन्वॉल्वड है, तो उनके डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन प्लान्ड होता है। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन प्लान्ड होता है, मतलब स्पेसिफिक वहाँ पे अरेंजमेंट की जाती है, प्लानिंग की जाती है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और प्लानिंग करने के बाद कि जो डिस्कशन के लिए हमें मटेरियल चाहिए, चाहे वो पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम का प्रेजेंटेशन हो, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग ना हो और एंड टाइम पे अगर कोई प्रेजेंटेशन या पीपीटी या कोई भी चीज़ मटेरियल की ज़रूरत पड़े और वो ना मिले, तो डिस्कशन डिसरप्ट हो सकता है। सो जिसके लिए हमें उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, जिसको हम फॉर्मल बोलते हैं। पार्टली प्लान्ड होता है, मतलब कि थोड़ा सा प्लान एंड थोड़ा सा ऑन द स्पॉट जो चीज़ें ज़रूरी है वो की जाती है। एंड अनप्लान्ड भी हो सकता है, जो
ऑन द स्पॉट सारा कुछ अरेंजमेंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस, व्हाट आर सम एडवांटेजेस, कौन से एडवांटेजेस है, ग्रुप डिस्कशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसके थ्रू एक ही टॉपिक को अलग अलग व्यूज से हम देख सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है यहाँ से। अलग अलग मेंबर जो जिनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू वो क्रिटिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोच पाते हैं, डीप स्टडी की जा सकती है ग्रुप के थ्रू। अगर एक ही पर्सन जो है तो वो बुक्स पढ़ेगा पढ़ेगा डीप स्टडी करेगा, बट स्टिल अगर वो किसी के साथ उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेगा तब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि इस टॉपिक को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। सो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें होनी चाहिए। पुलिंग ऑफ नॉलेज, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स ऑफ सेवरल पर्सन्स, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स। पुलिंग ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स अलग अलग पर्सन्स के क्या किया जाता है, पुल किया जाता है। पुल यानी कि क्या, कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर को उसका जो नॉलेज है या आइडियाज़ थॉट्स है वो मिल जाते हैं, फैक्ट्स एंड आइडियाज़ कंसेप्ट जो भी है। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स इंटेलिजेंट, मतलब क्या कि लॉजिकली उस टॉपिक पे सोचा जाता है, रैशनल थिंकिंग की जाती है अलग अलग मेंबर्स के थ्रू, ओके। लर्निंग बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, क्या किया जाता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर इंटरेस्ट है तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट शेयर किए जाते हैं। टीम स्पिरिट, डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स। टीम स्पिरिट, जो यहाँ पे टीम स्पिरिट है वो बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अलग अलग टीम्स जब की जाती है, हम बड़ी बड़ी अगर कंपनीज़ में भी देखें तो अलग अलग टीम्स होती है। वो टीम्स को फ़ायदा क्या होता है उन टीम्स का, कि वहाँ पे एक तो स्पेशलाइजेशन रहता है कि पर्टिकुलर टीम यही काम करेगी। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, इस तरह से। तो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टीम का जो है कलेक्टिवली अगर वो ग्रुप डिस्कशन करके एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करके वो अपना टीम स्पिरिट बढ़ा सकते हैं, जिसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, टीम के परफॉर्मेंस पे, ओके। उसके बाद डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट, जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर ग्रुप डिस्कशन हो ही ना तो क्या होगा कि कौन से स्टूडेंट में क्या क्या पोटेंशियल है उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। सो जिसके लिए हर एक स्टूडेंट का टैलेंट अगर हमें देखना है तो क्या होना चाहिए, टीम या ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में अलग अलग स्टूडेंट्स के व्यूज़ हमें पता चलते हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा तो एक दूसरे का पोटेंशियल, एक दूसरे के व्यूज़, एक दूसरे के थॉट्स, आइडियाज़, कोई ऐसी यूनिक आइडिया हो सकती है कि जो पूरे क्लास को बेनिफिट दे, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आफ्टर देन लिमिटेशन, पहले तो है एडवांटेजेस, उसके बाद है लिमिटेशंस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, रिक्वायर्स मोर टाइम, यस। ग्रुप डिस्कशन ये लेंदी प्रोसेस है, कभी कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के थॉट्स अगर ना मिले तो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लानिंग वगैरह करनी है तो। रिसोर्सेस मतलब जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से ये डिसएडवांटेजेस इसमें आते हैं। इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, मतलब डिस्प्यूट्स टालने के लिए जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है वो यहाँ पे नहीं ली जा सकती है, बट अगर सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल अगर नहीं किया जा सका तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, अनप्लीजेंट फीलिंग भी आ सकती है अगर टॉपिक्स में किसी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ना आए तो। डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय फ्यू स्टूडेंट्स, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिनके पास उस टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उस पूरे के पूरे ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट कर सकते हैं और बाकी के स्टूडेंट जो है वो देखते ही रह जाते हैं, या फिर उनका पैसिव उनको कहा जाता है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स हम इस पर नहीं ले सकते हैं। क्लियर। सो ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको पता चला। सो यहाँ पे लीडर भी रहता है, टीचर ऑब्जर्व करता है सारे ग्रुप को, इफ़ नेसेसरी गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि किस फ्लो में या किस वे में ग्रुप डिस्कशन जाना चाहिए। तो इस तरह से ये ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होता है। व्हाट आर जनरल प्रिंसिपल्स, कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं।
सो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में ये चीज़ें ज़रूरी है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स ही डिफाइंड नहीं है आपके, तो आपका जो डिस्कशन है वो किसी भी फ्लो में जा सकता है विदाउट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ना हो तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। उसी के थ्रू, मतलब उस बेसिक नॉलेज के बेस पे ही पूरा ग्रुप डिस्कशन अच्छी तरीके से हो पाएगा। गाइडेंस एंड सुपरविजन, जैसे कहा कि सुपरवाइज करने के लिए गाइडेंस लीडर होगा, ठीक है, जिस वजह से वो ग्रुप डिस्कशन जो है वो अच्छे डायरेक्शन में हो पाएगा। रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स मेन पॉइंट्स, जो भी एक उन्हीं में से एक स्टूडेंट क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ग्रुप डिस्कशन में, जिसके थ्रू अलग अलग रिपोर्ट्स या अलग अलग डिसीजंस लिए जा सके। ईच वन फील फ्री टू पार्टिसिपेट, हर एक जो बंदा है तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्टूडेंट को बोलने का चांस दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में सारे के सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू फेयरली कंसिडर्ड, सारे के सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाने चाहिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। एंड रिपोर्ट डिसीजन, मतलब जैसे अभी कहा कि मेन पॉइंट्स के बेसिस पे क्या होगा, एंड रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, रिकमेंडेशन एंड समिंग अप होगा। ओके, आई होप आपको प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट मिक्स स्ट्रैटेजी मेथड, दैट इज़ सेमिनार। क्या होता है सेमिनार? अलग अलग तरह के करियर से रिलेटेड सेमिनार्स हमारे एरिया में, हमारी सिटी में होते रहते हैं। तो वो क्या देना चाहते हैं हमको, किस लिए वो कंडक्ट होते हैं? तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। मेन स्टेजेस क्या क्या होती है कि प्रिपरेशन ऑफ पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर एंड डिस्कशन ऑन इट। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रेजेंट किया जाता है एंड उस पर डिस्कशन होता है, मतलब यहाँ पे टू वे इंटरेक्शन होता है डिस्कशन में। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनर आता है जिसको उस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज होता है। वन ट्रेनी सेवरल प्रिपेयर अ पेपर ऑन गिवन टॉपिक, इशू और प्रॉब्लम। ओके, सो उस प्रॉब्लम पे डिस्कस किया जाता है। कौन से अलग अलग टाइप्स है? तो सबसे छोटा सेमिनार होता है जो क्लास में कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को अलग अलग प्रॉब्लम्स, उनके डाउट्स पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। मेन सेमिनार डेप्थ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल लेवल का होता है, मतलब उसी स्कूल का पहला जो क्लास का होगा वो मिनी लेवल होगा, जो स्टूडेंट के साथ होगा, और जो इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंटल लेवल का जो होगा तो वहाँ पे अलग अलग दूसरे जो कलीग्स है तो वो भी आएंगे एंड स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, दैट इज़ मेन सेमिनार। नेशनल सेमिनार जो होगा वो नेशनल लेवल पे होगा। सो यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस भी या इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बड़े लेवल पे होगा। एंड इंटरनेशनल, यहाँ पे तो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो कॉलेजेस है, मतलब कंट्रीज़ अलग अलग इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। सो इस तरह से बड़े बड़े लेवल के सेमिनार्स होते हैं जिसमें अलग अलग नेशंस, अलग अलग स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने के लिए। क्या एडवांटेजेस है इसके कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन किसी एक को ही करना है ऐसा नहीं होता है, इंडिपेंडेंस होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी एक को क्या बोलना है वो उसका पूरा उस पर डिपेंड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंपल्सन नहीं होगा, इंडिपेंडेंस होता है उसको। कंट्रीब्यूशन टू पर्टिकुलर टॉपिक थोरोली, मतलब सेमिनार में कोई भी टॉपिक जो है वो डीप उसका डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है हर एक मेंबर के थ्रू। पर्टिकुलर ग्रुप लीडरशिप, यहाँ पे कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं? तो एनालिटिकल स्किल, एक कोई टॉपिक पे अगर आप बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपके एनालिटिकल या लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। सो एनालिटिकल स्किल यहाँ पे बढ़ेगी कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरह से कैसे हम डील कर सकते हैं। रिसर्च, कंक्लूजन जो निकल के आए हैं तो उस पर रिसर्च किया जाएगा कि ये जो कंक्लूजन्स आए हैं ये किसके बेसिस पे आए हैं, और ये जो कंक्लूजन्स आए हैं तो इसके बाद भी कोई स्टडी किया जा सकता है क्या। तो ये सारा रिसर्च यहाँ पे होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। सो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है या लिमिटेशंस भी है, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग एंड स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट्स, मतलब क्या क्या लिमिटेशंस है इसके। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्या है ये सेमिनार? टाइम कंज्यूमिंग है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। क्लासरूम का इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ क्लासरूम का भी अगर हो तो उसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की आपको थॉट्स आइडियाज़ क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट्स की पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर बहुत सारे व्यूज़ डिस्कस किए जा चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी क्या डिस्कस करें, ठीक है, तो स्ट्रेस आ जाता है। ग्रुप ऑफ ट्रेनिज विथ फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट, ठीक है, मतलब जो भी ट्रेनिज रहते हैं वहाँ पे, तो उनका एक्सपर्ट नॉलेज होता है, और वो जब उस सेमिनार में रहेंगे तो उनके सामने वाले जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो भी उतना नॉलेज उनके पास हो जिसके थ्रू वो डिस्कशन जो है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये सेमिनार के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने देखे। उसके बाद चलते हैं पैनल डिस्कशन की तरफ। हमने देखा है कि पैनल कब कब होता है। पैनल इंटरव्यू का कंसेप्ट हमने देखा है, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स में पैनल रहता है, या बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है, और सामने उनके कैंडिडेट होता है, और हर एक पैनल, और उस पैनल में जो मेंबर्स रहते हैं तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके टॉपिक में और उनके फील्ड में, और हर एक एक करके उस कैंडिडेट को क्या करता है, सवाल पूछता है, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो चेक करता है, जज करता है। तो पैनल डिस्कशन में होता क्या है कि ये 6 to 8 लोगों का ग्रुप होता है जो सामने वाले कैंडिडेट को क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू के केस में। दे प्रेजेंट गाइडेड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस। डिस्कशन में क्या होता है कि 7 से 8 लोग सामने वाली की जो उनके सामने जो ऑडियंस बैठी है, तो उनके सामने अलग अलग टॉपिक्स को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जैसे हम न्यूज़ चैनल पे देखते हैं ना कि एक ही स्क्रीन पे आपको 4-5 फील्ड के लोग दिखेंगे, जिसका इंटरव्यू लेता है वो जो जर्नलिस्ट है वो, ठीक है। तो उसी तरह से होता है पैनल डिस्कशन की एक ही टॉपिक पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो डिस्कस करते हैं मैटर को। क्या एडवांटेजेस है कि मोर इंटरेस्टिंग इफ़ कंडक्टेड प्रॉपरली। येस, क्यों इंटरेस्टिंग होगा ये? क्योंकि एक ही टॉपिक पे आपको अलग अलग लोगों के व्यूज़ मिलेंगे जो उनकी फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगा। सोशली रिलेवेंट इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, या फिर कोई इलेक्शन है, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पावर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई पॉलिटिकल इशू है, तो इस तरह से। लिमिटेशंस क्या क्या है? ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स कैन बी डिफ़िकल्ट। येस, हर बार आपको एक्सपर्ट मिल ही पाएंगे और उसी फील्ड से, उसी टॉपिक से रिलेटेड मिल पाएंगे, और उन मिल भी पाए तो उनका टाइमिंग हमारे शेड्यूल से मैच हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस। यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्व ऑडियंस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऑडियंस सिर्फ क्या करती है, उनका जो डिस्कशन चल रहा है उनको पैसिवली सुनती है, ओके। उसके बाद का जो मेथड है दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको अलग अलग लोगों से, या स्टूडेंट से, या मेंबर से, ग्रुप के क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं। नो क्रिटिसिज्म, मतलब यहाँ पे किसी के पॉइंट को जज नहीं किया जाता या क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। किसी ने कोई निगेटिव पॉइंट भी बोला तो भी उसको पॉजिटिवली कंसिडर किया जाता है, उसको भी एक डिस्कशन का पार्ट इस तरह से यहाँ पे लिया जाता है। स्पॉन्टेनिटी में यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कशन चालू रहता है। बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को ही टारगेट ना करते हुए बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे देखे जाते हैं। अलग अलग राउंड्स लिए जाते हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ठीक है। इवैल्यूएटिंग आइडियाज़ एंड लिस्टिंग द बेस्ट वन। ऐसे अलग अलग राउंड्स लेने का पर्पज़ क्या होता है कि कौन सी आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है, तो वो बेस्ट आइडिया ढूंढने के लिए यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग ली जाती है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके कि जिसकी वजह से क्रिएटिविटी डेवलप होती है उस पर्टिकुलर मेंबर की, ठीक है, आइडियाज़ डेवलप करने की, क्योंकि आइडियाज़ से ही तो अलग अलग चीज़ें हम आज देख रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। सो क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। लार्जर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इकोनॉमिकल है, इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है क्योंकि रैपिडली स्पॉन्टेनियसली वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, तो लेस टाइम में और कम खर्चे में यहाँ पे आइडियाज़ डिस्कस होती हैं। नॉट वेरी सिस्टमेटिक वे, कंटिन्यूसली वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक वे से, जैसे फॉर्मल डिस्कशन में हमने देखा था,
तो उस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मल रैंडमली अपने आइडियाज शेयर किए जाते हैं। ट्रेनीज रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे ट्रेनी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो आई होप आपको पैनल डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में क्लियरली कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मेथड? यहाँ पे ग्रुप को एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है। सो यहाँ पे टीचर का रोल क्या हुआ? प्रोजेक्ट देने का। स्टूडेंट्स का रोल क्या हुआ? उस प्रोजेक्ट को कलेक्टिवली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कंप्लीट करने का। स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन कहाँ से दी जाती है? टीचर से। ओके। एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंसिंग एनवायरनमेंट थ्रू सेंसेस एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे हर एक के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वैल्यू दी जाती है, कंसिडर किया जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यस, अगर उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया है तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट किस तरह से अच्छा बने, तो वो अपनी तरफ से पूरा अपने एफर्ट्स लगाते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, यहाँ पे कहीं से भी डोमिनेंस नहीं होता है लीडर का या टीचर का। यहाँ पे डेमोक्रेसी दी जाती है, फ्री एनवायरनमेंट होता है कि उस प्रोजेक्ट को आपको किस तरह से या किस वे से करना है या बेस्ट बनाना है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कोऑर्डिनेट करके वो कंप्लीट करो। सो कोलैबोरेटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। क्या क्या बेनिफिट्स है इस प्रोजेक्ट मेथड के? क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वर्किंग इन टीम्स, यस, टीम्स में वर्क होना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के ये सारे एडवांटेज हैं। ग्रुप, विदाउट ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लिमिटेशंस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, मॉनिटरिंग की जाती है, यानी कि जैसे सुपरविजन। ठीक है, बट डेमोक्रेसी मेंटेन होती है। डेमोक्रेसी यानी कि क्या, कि अपने अपने आइडियाज़ शेयर करके कोलैबोरेटिवली वो जो टीम है तो वो प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, एडिशनल रिसोर्सेस की ज़रूरत यहाँ पे होती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। हम देखते हैं अलग अलग कंपनीज़ में प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंशियल रिसोर्स के अलावा अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत हमें पड़ती है, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में कोई ग्लिचेस आ जाए या फिर कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है बीच में ही, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। उसके बाद है रोल प्लेइंग। व्हाट इज़ रोल प्लेइंग? पर्टिकुलर कोई एक मेंबर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है, जैसे सॉल्विंग क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लास में जो भी अलग अलग स्टूडेंट्स के डाउट है तो वो इंटरपर्सनल, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करके कम्युनिकेट करके सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस किया जाता है कि स्किल्स इन क्लासरूम, ये सारी चीज़ें कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे मेंटेन करने चाहिए, या ह्यूमन रिलेशंस जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अपने बिहेवियर में डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। हर एक स्टूडेंट को एक एक रोल दिया जाएगा और वो रोल वो किस तरह से निभाता है इस पे टीचर मॉनिटर करेगा। इफ़ नेसेसरी दे कैन सजेस्ट सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स। ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटाइज जैसे एक्टर्स करते हैं ना, कि पर्टिकुलर रोल अगर किसी को बेगर का रोल दिया है तो वो उसको एकदम बेस्ट तरीके से निभाता है, किसी एक को अगर राजा का रोल दिया है तो वो भी वो अच्छी तरीके से निभाता है, वही पर्टिकुलर एक्टर। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रोल प्लेइंग। आप यहाँ पे एक्टर का एग्जांपल ले सकते हो। हिस्टोरिकल वर्क्स एंड हिस्टोरिकल करंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज के जो अलग अलग उनकी लाइफ में हो चुके जो इवेंट्स हैं, तो उनको अगर प्रेजेंट करना है, रोड शो जो होते हैं ना, तो उसमें, या फिर गणेशोत्सव में भी अलग अलग तरह के रोल प्ले किए जाते हैं, जैसे प्ले होता है ना उस तरह से, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसी थी या हिस्ट्री के लोग कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रोल प्लेइंग। व्हाट आर सम एडवांटेजेस? सिम्बलेंस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, हमें पता चलता है जैसे हिस्ट्री के थ्रू कि शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अलग अलग आए इवेंट्स में किस तरह से उसको फेस किया, अलग अलग चैलेंजेस को किस तरह से उन्होंने फेस किया या टैकल किया, तो रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में हमें पता चलता है। इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होता है ये।
इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है कि यस, आपने अपना रोल तो अच्छी तरीके से प्ले किया, बट इसमें ये कमी थी, तो यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक उसको मिल पाता है, तो अपने वो उस पर्टिकुलर रोल में सुधार ला सकता है। डेवलप सोशल, यस, सोशल जो स्किल्स है यहाँ पे डेवलप होती है कि जिसके थ्रू आप सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। कौन सी सिचुएशन में क्या क्या डिसीजंस आपको लेने हैं ये समझ डेवलप हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, निगोशिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्किल्स, ठीक है, किस तरह से या फिर अलग अलग जो आपको सोशली, आप जब अलग अलग लोगों से, अलग अलग एनवायरनमेंट से आए हुए लोगों से आप जब इंटरेक्ट करते हो, तब आपको ह्यूमन बिहेवियर के या ह्यूमन नेचर के बारे में भी पता चलता है, तो जिसकी वजह से आपकी अलग अलग स्किल्स जो है डेवलप हो जाती हैं। आइडेंटिफाइंग पीपल्स, कंट्रोलिंग पीपल्स, या फिर उनके साथ डीलिंग विथ पीपल्स, ठीक है, इन अ वेरी जेनरस वे, तो ये सारी चीज़ें। इफ़ेक्टिव टू चेंज पार्टिसिपेंट एटीट्यूड्स, यस, रोल प्लेइंग का ये फ़ायदा है, बट हाँ यहाँ पे कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स। यहाँ पे जो भी रोल प्ले हो रहा है तो उससे जो हमें नहीं चाहिए वो भी आउटकम निकल सकता है, यानी अनप्रेडिक्टेबल। इसका हम अंदाज़ा नहीं निकाल सकते हैं कि जो भी रोल प्ले हो रहा है उसका सामने वाली ऑडियंस पे क्या असर होगा। मोर कॉम्प्लेक्स रियल सिचुएशंस, मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मोस्टली सिलेक्टेड सिचुएशंस रियल लाइफ की चूज़ की जाती है और उसके बेसिस पे ये रोल प्ले कंडक्ट किया जाता है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे रिसोर्सेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, या और भी अलग अलग तरह के टेक्निकल रिसोर्स, डिजिटल रिसोर्स नाउअडेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती है, तभी ये रोल प्ले सक्सेसफुल हो पाता है। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, इट इज़ साइम्युलेशन। साइम्युलेशन मतलब कि क्या? साइम्युलेशन मतलब सिमिलर, कॉपी करना, ओके, कि क्रिएटिंग कंडीशन सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन। जैसे होता है ना कि ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, फ्रेशर एम्प्लॉयज़, तो उनको अगर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर उनको देनी है, तो साइम्युलेशन की मेथड यूज़ की जाती है, जिससे उनको पता चल पाए कि एक्चुअल जॉब में वो जब एंटर करेंगे तब उनको किस तरह से जॉब करना है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है या कंडीशन क्रिएट की जाती है कि जिसके थ्रू उनको अलग अलग मेथड्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है एंड उनको किस तरह से जॉब अपना करना है उसके बारे में प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। सो दैट इज़ साइम्युलेशन। ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स, मतलब यहाँ पे पायलट की जो ट्रेनिंग है तो वो भी साइम्युलेशन का ही एक पार्ट है। एक कंडीशन क्रिएट की जाती है कि अभी पायलट को टेक ऑफ करना है, तो किस तरह से उसको प्लेन को हैंडल करना है, तो इस तरह से, ठीक है, मतलब साइम्युलेशन। मतलब रियल में अगर वो टेक ऑफ कर भी नहीं रहा है, फिर भी उसको एक सिचुएशन क्रिएट करके, यूज़ फॉर ट्रेनिंग पर्पज़, मोस्टली ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। एडवांटेजेस, येस, इट इज़ इकोनॉमिकल है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी के साथ आप ट्रेनिंग दे सकते हो। सेफ्टी एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोनॉट एंड पायलट का सेफ्टी एस्पेक्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग देते वक्त भी इस तरह के इंसिडेंट्स या हाथ से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जिसके थ्रू उस एस्ट्रोनॉट या पायलट को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे सेफ्टी एस्पेक्ट। बट अगर हम, ये एक तरह का डेमो होता है, मतलब डेमो में क्या होता है कि पायलट एंड एस्ट्रोनॉट्स सेफ रहते हैं रियल सिचुएशन के कंपैरिजन में। लिमिटेशन क्या क्या है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में एरोप्लेन लगेगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए रॉकेट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हाई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। मशीनरी लगेगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, अलग अलग तरह के जो पायलट्स को ड्रेस कोड होता है वो लगेगा, अलग अलग तरह की मशीनरीज़ लगेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट, ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ट्यूटोरियल। व्हाट इज़ ट्यूटोरियल? ट्यूटोरियल एक छोटा सा डेमो टाइप होता है कि स्मॉल ग्रुप स्किल टीचिंग, एक छोटा सा ग्रुप स्किल टीचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है।
यहाँ पे क्या होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट। इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है अगर उनको कोई क्वेरीज डाउट्स आते हैं तो। एंड सॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको क्लासीफाई किया जाता है, जिसके थ्रू उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में एंड उसको कैटेगरी वाइज सॉल्व करने में आसानी हो सके। स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है एज पर देयर नीड्स, मतलब उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू। मास्टरी, लर्निंग, कॉम्प्रीहेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है तो उसके थ्रू। प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस एंड फॉर रेमेडियल एक्सरसाइजेस। ठीक है, मतलब रेमेडियल एक्सरसाइजेस यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं, डाउट्स अराइज हुए हैं तो उनके ऊपर रेमेडी यानी कि क्या सॉल्यूशन है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ ली जाती है जिसको हम ट्यूटोरियल बोलते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है इसके? यस, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे फोकस्ड अटेंशन रहता है, हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो पाते हैं। बेटर टीचिंग पेस कंट्रोल, टीचिंग अच्छी तरीके से हो पाती है। बट व्हाट आर लिमिटेशंस, कि अगर हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी अलग अलग है, मतलब एक बहुत ही वीक है, एक बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब इंटेलिजेंट है, तो इस तरह से अगर अलग अलग एबिलिटीज़ हो वहाँ पे तो टीचर को उस क्लास को हैंडल करने में बहुत दिक्कत आती है ट्यूटोरियल मेथड के थ्रू। सो दैट इज़ द मेन डिफ़िकल्टी। एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। फॉर एग्जांपल सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज है, तो उनको एक ही वे से, एक ही मेथड से एक ही टॉपिक पढ़ाने में आसानी होती है। बट इंटेलिजेंट बच्चे और वीक बच्चे एक ही क्लास में अगर हैं तो इंटेलिजेंट बच्चों की ग्रास्पिंग पावर एंड वीक बच्चों की ग्रास्पिंग पावर जो है वो डिफ़र करती है बहुत ज़्यादा। तो अगर वही टॉपिक टीचर दोनों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स को, इंटेलिजेंट बच्चों को लगेगा ये हमें है, ये आता है, क्यों पढ़ा रहे हैं। वीक बच्चों को सेटिस्फाइड होगा। बट अगर इंटेलिजेंट बच्चों का जो टॉपिक है तो वो वीक स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। सो ये एक मेन प्रॉब्लम है ट्यूटोरियल का। एंड ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है स्मॉल ग्रुप स्किल टीचिंग के थ्रू। लास्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमो यानी कि एक डमी सिचुएशन क्रिएट करना। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, मतलब सीखना, करते करते सीखना। लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनसे आप सिंपल वे की तरफ जा रहे हो। मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या कि जैसे जोग्राफिकल अर्थ का मॉडल होता है, ठीक है, तो आप वो फिज़िकली उसको दिखाते हो प्रैक्टिकली बच्चों को, एंड उसके बाद वो दिखाने के बाद आप सोलर सिस्टम के बारे में आप उनको बताते हो डिटेल में। तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब क्या कि डेमो दिखाया जाता है उस पर्टिकुलर अर्थ के मॉडल का, या मैप का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। डेमो मतलब क्या कि दिखाना, प्रैक्टिकली दिखाना कि चीज़ें कैसी कैसी है। ये जो है ये मोस्टली साइंस या ज्योग्राफी में यूज़ की जा सकती है ये मेथड। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होती है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी डेवलप होते हैं, एंड उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस भी इम्प्रूव हो पाता है। और ये सारी चीज़ें अटेन करने के लिए ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक ही मेथड में हमें सारा कुछ स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करना है। वर्बल एक्सप्लेनेशन विथ लाइव डिस्प्ले, मतलब चीज़ आपको दिखा रहे हो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के थ्रू। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मशीनरी है, उसको आप प्रैक्टिकल उसका डेमो दिखा रहे हो कि एक कैसी चलती है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते तो उनको तो लाइव डिस्प्ले उसको दिखाया जाता है, एंड प्लस उस मशीन्स के जो भी यूज़ है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, ये सारा वर्बली प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन, यही आप बोल सकते हो कि ऑडियो एंड विजुअल। एडवांटेजेस क्या क्या है कि एक्सप्लेनिंग मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, आइडियाज़ है, तो उसको आप प्रैक्टिकली सामने वाले को बता सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन, मतलब कि सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को समझ में आती है, इसलिए उसको इफ़ेक्टिव बोलते हैं। एंड इफ़ेक्टिव फॉर एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जो भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स है, जैसे कि अर्थ है, प्लैनेट है, सन है, जुपिटर, देन स्टार्स, मून, सन, तो ये सारी चीज़ें आप सामने ला के नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें आप डेमो के थ्रू दिखा सकते हो, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा क्लियरिटी मिल पाए, ज़्यादा सेटिस्फाइड लर्निंग उनकी हो पाए।
सो दीज आर सम एडवांटेजेस। बट लिमिटेशंस क्या है कि बहुत कम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें दिखानी होती है। एंड अगर प्रैक्टिकली सारा कुछ अरेंज करना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि क्लास डिस्टर्ब हो सकता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स को आप ये समझा सकते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होने की वजह से। सो हमने यहाँ तक अलग अलग मेथड्स देखी टीचिंग की जो मिक्स स्ट्रैटेजी में आती है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा ग्रुप डिस्कशन, जो एमबीए के स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, पीजी के स्टूडेंट्स या कहीं पे जॉब पे हम जाते हैं तो उसमें 2 टाइप्स देखे हमने, क्लासरूम का एक देखा एंड एक फॉर्मल देखा जो जॉब इंटरव्यूज़ में लिया जाता है। एडवांटेजेस देखे, लिमिटेशंस देखे। ओके, नेक्स्ट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स हमने देखे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं जिसकी वजह से ग्रुप डिस्कशन इफ़ेक्टिव वे से कंडक्ट हो पाए। नेक्स्ट हमने देखा सेमिनार। तो ये सेमिनार्स मिनी होता है, मेन सेमिनार भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी सेमिनार होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हमने इसके। उसके बाद पैनल डिस्कशन की एक 7-8 एक्सपर्ट्स लोगों का ग्रुप होता है एंड वो अपने आप में डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड यहाँ पे ऑडियंस का ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो सिर्फ पैसिवली सुनते रहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में अलग अलग आइडियाज़, मतलब क्रिएटिविटी का ज़्यादा स्कोप होता है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग राउंड्स लिए जाते हैं एंड बेस्ट आइडिया को यहाँ पे चुना जाता है। इसके भी हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ पे लीड किया जाता है, एक प्रोजेक्ट देता है लीडर या टीचर एंड यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे से, इंडिपेंडेंस वे से कोऑर्डिनेट करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। रोल प्लेइंग में जैसे हमने देखा कि एक्टर का एग्जांपल, तो रोल अलग अलग तरह के रोल यहाँ पे प्ले करने होते हैं जिसके थ्रू ह्यूमन रिलेशन स्किल्स पता चलती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हमें डिटेल में पता चलता है, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस किस तरह से हैंडल की जाती है, इस बारे में हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा साइमुलेशन। साइमुलेशन मतलब क्या कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जैसा रियल में होता है, ठीक है, बट ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, फॉर एग्जांपल पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्रेनिंग पर्पस। एंड ट्यूटोरियल्स यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस होता है, मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, ओके। एंड लास्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोज दिखाए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल साइंस या ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़्यादा काम आता है। सो इस तरह से हमने अलग अलग मेथड्स देखी। आई होप आपको बहुत अच्छे से इस सारी मेथड्स का जो कॉन्सेप्ट है तो वो पता चल चुका होगा। एंड इसी तरह से आपको अगर आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो इसलिए आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी मदद मिल पाएगी एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो पाएगी। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।